आज की कहानी है माँ का आत्मसम्मान। सुबह का चाय नाश्ता निपटाकर थकी हारी सुधा जी अभी बेड पर ही लेटी हुई थी कि सामने पति की तस्वीर को देखकर सोचने लगी, आज 5 साल हो गए आपको गए हुए और जैसे कल का ही दिन लगता है जब हम सब लोग आपस में एक साथ बैठकर हंसी ठिठोली किया करते थे। सोचकर ही उनकी आंखों की नमी से उनकी आंखें धुंधलाती चली गईं। अच्छे भले तो बैठे थे, अचानक से कहने लगे, दम घुटता जा रहा है, हॉस्पिटल ले चलो। गाड़ी में ले जाते वक्त भी मेरा हाथ कसकर पकड़ा था उन्होंने। शायद उन्हें पहले ही महसूस हो गया था कि हम दोनों का साथ छूटने वाला है और आखिर वही हुआ जिसका डर था। हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उनके हाथ की पकड़ ढीली हो गई और उनकी सांसें रुक गईं। हार्ट अटैक आया था और चले गए हम सबको छोड़कर। सुधा जी के हृदय की वेदना आंसुओं के जरिए बाहर आने लगी। वह लगातार उनकी तस्वीर को निहारते हुए अतीत के गलियारों में भटकने लगी। तभी उनका इकलौता बेटा संजीव आया और उसके आने की आवाज़ से सुधा जी वापस वर्तमान में पहुंच गई। तभी उनका बेटा संजीव गहरी सांस लेते हुए बोला, माँ आज बहुत थकावट हो गई है। दरअसल मेरा ऑफिस बहुत दूर है ना, इसीलिए आने जाने में रोज 2 घंटे बर्बाद हो जाते हैं। फिर कुछ देर रुक कर संजीव बोला, माँ वो क्या है ना, मैं सोच रहा हूँ कि ऑफिस के पास ही एक घर ले लूँ। अपने बेटे की ये बात सुनकर सुधा जी एक हल्की मुस्कुराहट के साथ सहज भाव से बोली, तुम जैसा ठीक समझो बेटा, मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं है। फिर संजीव ने उत्सुकता के साथ कहा, तो माँ मैंने एक मकान देखा है, लेकिन क्या बेटा, कोई परेशानी है क्या? सुधा जी ने पूछा। तो संजीव चेहरे पर उदासी लिए कहने लगा, हाँ माँ, 10 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं। कुछ समय समझ नहीं आ रहा, इतना पैसा कहाँ से लाऊं। इतने में संजीव की पत्नी अनीता तुरंत अपने कमरे से बाहर आई और बोली, अरे तो क्या हुआ, माँ जी की जो एफडी पड़ी है वही तुड़वा कर पैसों का इंतजाम कर लेते हैं। कोई बात नहीं बेटा, एफडी तो जरूरत में काम आने के लिए ही बनवाई जाती है, सुधा जी ने कहा। तो अपनी माँ की बात सुनकर संजीव और उसकी पत्नी अनीता के चेहरे पर मुस्कान आ गई। कुछ दिनों के बाद संजीव एक मिठाई का डिब्बा घर लेकर आया और चेहरे पर खुशी लिए बोला, माँ अनीता यह लो, मुंह मीठा करो। जिस फ्लैट की मैं बात कर रहा था, मैंने वह फ्लैट खरीद लिया है। हम 1 महीने बाद ही शिफ्ट कर रहे हैं। इस पर सुधा जी प्रसन्नता के साथ बोली, तो ठीक है बेटा, सारा सामान तो लेकर जाना ही पड़ेगा। फिर इस मकान का क्या करना है? तुम एक काम करो, वहाँ शिफ्ट करने से पहले अपने इस मकान को बेचने पर लगा दो। अपनी सासू माँ की यह बात सुनकर अनीता तपाक से बोली, बेचना क्यों है माँ जी, आप तो रहेंगी ना यहाँ। यह सुनकर सुधा जी को तेज झटका लगा, मैं यहाँ अकेली? इतना कहकर सुधा जी अपने बेटे की तरफ देखने लगी। तभी संजीव बोला, हाँ माँ, अनीता ठीक कह रही है। दरअसल वहाँ फ्लैट्स बहुत महंगे हैं, इसलिए मैंने तो केवल 2 बेडरूम वाला घर खरीदा है। एक बेडरूम हमारा होगा और दूसरा बेडरूम तो मेहमानों के आने जाने के लिए भी चाहिए, इसलिए आपकी जगह तो वहाँ नहीं बन पाएगी। और फिर इतने बड़े खुले घर में आप यहाँ अकेली आराम से रहना, और आप वहाँ उस नए माहौल में जाकर करेंगी भी क्या? आपकी सारी जान पहचान तो यही है, और फिर हम हर हफ्ते आपसे मिलने तो आते ही रहेंगे और आप भी वहाँ कभी कभी आती रहना। संजीव की बातें सुनकर अनीता और भी अधिक उत्साहित हो गई, लेकिन दूसरी ओर सुधा जी के पास तो जैसे शब्द ही खत्म हो गए थे। उसके बाद वह कुछ कहने लायक ही नहीं रही। थोड़ी देर तक अपने बेटे को एकटक देखती रही। फिर किसी तरह उन्होंने अपने आंसुओं को मन के किसी कोने में समेटा और फिर फीकी सी मुस्कान के साथ सामान्य दिखने का नाटक करने लगी, लेकिन रह रहकर उनके मन में भयंकर तूफान उठ रहे थे। सुधा जी के बेटे संजीव की शादी को अभी 6 महीने ही हुए थे और सभी उनका जीवन सामान्य ढंग से ही चलने लगा था,
लेकिन कहीं न कहीं सुधा जी को महसूस होने लगा था कि उनकी बहू अनीता अलग रहना चाहती थी। अनीता ने कभी प्रत्यक्ष रूप से इस बारे में बात नहीं की थी, परंतु अनीता के हाव-भाव और संजीव की बातों से सुधा जी समझ गई थी कि वे दोनों अलग रहना चाहते हैं, जबकि उन्होंने हमेशा अनीता को अपनी बेटी जैसा ही स्नेह दिया था। उसकी गलतियों पर भी कभी उसे टोकती नहीं थी, उसके मनपसंद पकवान बनाकर उसे खिलाती थी। उनकी अपनी कोई बेटी नहीं थी, इसलिए वे उसे बेटी के नाम का भरपूर प्यार देती थी। 1 महीने के अंदर ही संजीव और अनीता अपना सारा सामान लेकर नए फ्लैट में शिफ्ट हो गए। सुधा जी को आर्थिक रूप से कोई परेशानी नहीं थी। उनके पति सरकारी नौकरी पर उच्च पद के अधिकारी हुआ करते थे, तो उन्हें हर महीने पेंशन के रूप में भी अच्छी रकम मिल जाती थी। और फिर यह मकान भी 2 मंजिला था, तो ऊपर की मंजिल उन्होंने किराए पर चढ़ाई हुई थी। सारी धनराशि को मिलाकर सुधा जी का गुजारा आराम से चल सकता था, लेकिन बेटी बहू के जाने के बाद उनका अकेलापन अब उन्हें अंदर ही अंदर खाने लगा था। वैसे तो सुधा जी काफ़ी हिम्मत वाली और शांत स्वभाव की महिला थीं। इस सोसाइटी में वह 15 सालों से रह रही थीं। अब तो उनकी इच्छा अच्छी खासी जान पहचान भी हो गई थी, लेकिन वह अभी तक इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि उनका बेटा इतना स्वार्थी हो चुका था। बेटा बहू के छोड़कर जाने के कारण वह अंदर तक टूट चुकी थी। महीने की 1 तारीख आई तो उनकी किराएदार नेहा किराए देने के लिए आई। सुधा जी को आवाज़ लगाने लगी तो देखा दरवाज़ा खुला हुआ था। नेहा अंदर चली गई। अंदर आकर देखा तो सुधा जी बिल्कुल निढाल हालत में बेड पर लेटी हुई थी। उनके दिल का अकेलापन उनके चेहरे की गहराई लकीरों से साफ झलक रही थी। बालों में से सफ़ेदी निकल आई थी। हमेशा बन ठन कर रहने वाली सुधा जी को आज इस तरह बेहाल अवस्था में देखकर नेहा का दिल भर आया और बोली, आंटी आखिर हो क्या गया है आपको? ये आपने कैसी हालत कर दी है अपनी? इस पर सुधा जी बोली, बेटा बिल्कुल अकेली हो गई हूँ ना, इसलिए बनने संवरने का दिल नहीं करता। अब तो ये हालत हो गई है कि खाना बनाने का भी दिल नहीं करता और ना ही कुछ खाने को। नेहा, अब तो मुझे लगता है कि जैसे बीमारियां ही शरीर को घेरने लगी हैं। नेहा बेहद खुशमिजाज स्वभाव वाली जिंदा दिल इंसान थी। 2 बेटों का पालन पोषण करते हुए भी वह अपने लिए समय निकाल लेती थी। नेहा जल्दी से अपने घर गई और सुधा जी के लिए खाना बनाकर ले आई। थोड़ी देर हाल चाल बांटते हुए दोनों ने डाइनिंग टेबल पर बैठकर एक साथ खाना खाया। फिर सुधा जी को देखकर नेहा कहने लगी, आंटी ऐसा तो नहीं चलेगा, मैं आपको ऐसी हालत में बिल्कुल नहीं देख सकती। एक काम करना, आप कल सुबह 6 बजे तैयार रहना। मैं रोज़ सुबह योगा क्लास जाती हूँ। कल आपको भी स्कूटर पर बैठा कर ले जाऊँगी। और हाँ, कोई बहाना नहीं चलेगा। नेहा ने इतने अपनेपन से यह बात कही तो सुधा जी उसे मना न कर सकीं। उन्होंने योगा क्लास के लिए हम हामी भर दी। अब हर रोज़ सुबह सुधा जी नेहा के साथ योगा क्लास पर जाने लगी। योगा क्लास शुरू करने के बाद से सुधा जी चुस्त दुरुस्त रहने लगी। नेहा तो उन्हें ब्यूटी पार्लर भी लेकर जाना चाहती थी, लेकिन उसके कहने पर सुधा जी ने कहा, मेरे बेटा बहू मेरे बारे में क्या सोचेंगे, रिश्तेदार और समाज वाले क्या कहेंगे? इतना कहकर उन्होंने ब्यूटी पार्लर जाने से मना कर दिया। कुछ समय बाद सुधा जी की बहू अनीता ने एक बेटे को जन्म दिया। संजीव सुधा जी को कुछ दिन पहले ही अपने घर ले आ गया था। अनीता के माता पिता तो विदेश में अपने बेटे के पास ही रहते थे, लेकिन सुधा जी ने नवजात की देखभाल खूब अच्छे से की। जब उनका पोता 3 महीने का हो गया तो संजीव ने कहा, माँ अब मुन्ना 3 महीने का हो गया है, अब मैं और अनीता उसे संभाल लेंगे, चलिए मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। ऐसा कहकर उन्हें वापस छोड़ गया। अपने पोते को छोड़कर जाते हुए उनका दिल भारी हो रहा था। वे उसके साथ एक जुड़ाव महसूस करने लगी थी।
अपने घर वापस आकर भी रहकर अपने पोते की किलकारियां उनके कानों में गूंजने लगी थी। कभी कोई त्योहार होता या कोई अन्य अवसर होता तो उनका बेटा आकर उन्हें ले जाता था और वह भी खुशी खुशी चली जाती थी। इसी बहाने अपने पोते से भी मिल लेती थी। लेकिन उनके घर जाते ही वे दोनों किचन का सारा खाने का काम उनके कंधों पर डालकर शॉपिंग करने निकल जाया करते थे। जाते जाते उनसे कई चीज़ें बनवाने की फरमाइश कर जाते थे। अपने बेटे को भी दादी के पास ही छोड़ जाते थे। पोते को संभालने के साथ साथ सारा काम करते करते उनकी हालत खराब हो जाती थी। लेकिन फिर भी वह सारा काम खुशी खुशी कर लेती थी। लेकिन जैसे ही काम खत्म हो जाता तब संजीव उन्हें वापस अपने घर ही छोड़ जाता था।